हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आइसक्रीम के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिफ्रीजर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आइसक्रीम फैक्ट्री वाले हों या फिर दुकान वाले हों, सभी लोग जो आइसक्रीम रखते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, दही दूध पनीर ये सब चीज़ें, तो सबको डिफ्रीजर तो रखना ही पड़ता है। अपनी शॉप हो या आइसक्रीम की फैक्ट्री हो, सब लोग डिफ्रीजर रखते हैं। और डिफ्रीजर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल सबके मन में रहते हैं, जो कि लोग कमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि डिफ्रीजर के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि डिफ्रीजर एक ऐसी चीज़ है जो कॉस्टली भी होती है। और जब हम लेने के लिए जाते हैं तो मान लीजिए किसी की आइसक्रीम फैक्ट्री है तो 2-3 डिफ्रीजर तो वो रखेगा ही। तो पैसा इन्वेस्ट होता है अच्छा खासा, तो जानकारी होनी भी ज़रूरी है डिफ्रीजर के बारे में, कि अगर आइसक्रीम फैक्ट्री है, दुकान है, जो भी है, तो हम लोग कैसा डिफ्रीजर लें कि हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है? तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एफ़िलिएट लिंक, जो जितने भी आइसक्रीम में फ्लेवर पड़ते हैं, जो एसेंस होते हैं, मैंगो, ऑरेंज, जो भी कैंडी के एसेंस होते हैं, अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर जो टेम्परेचर मीटर होता है, जिसे हम टेम्परेचर गन कहते हैं, जिसमें इंफ्रारेड लाइट लगी होती है, आप दूर से भी किसी चीज़ का भी टेम्परेचर अपने डिफ्रीजर में टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। अगर वो भी आपको चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आके आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर मीटर सबके पास रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको पता भी होगी, या कभी बाद में भी बताऊंगा आपको कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी आपके आइसक्रीम फैक्ट्री में। तो एक टेम्परेचर मीटर आपके पास होना जरूरी है, एक अच्छा टेम्परेचर मीटर जो कि सही रीडिंग बताए। तो लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए डिफ्रीजर के ऊपर देखते हैं कि डिफ्रीजर कौन से मतलब डिफ्रीजर हमको लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि कौन सा डिफ्रीजर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम जब डिफ्रीजर लेने के लिए जाते हैं तो समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के डिफ्रीजर हैं, और जो भी सेल्समैन होता है उसको जिस चीज़ पे कमीशन ज़्यादा सेट रहेगा, या फिर उसकी जिस चीज़ की एजेंसी होगी, वो कोशिश करेगा आपको उसी कंपनी का डिफ्रीजर बेचने के लिए। मगर आपको वो डिफ्रीजर लेना चाहिए जो आपके लिए सही होता है। तो कौन सा डिफ्रीजर लें जो हमारे लिए सही रहे? देखिए, कंपनी कोई ख़राब नहीं होती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो वोल्टास हो, हायर हो, और या फिर ये रॉकवेल हो, कोई भी कंपनी बेकार नहीं होती है। सब कंपनियों के डिफ्रीजर अच्छे होते हैं। कोई कोई मॉडल ऐसा कंपनी बना देती है, इस मॉडल में ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है? कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी कंपनी के सारे ही डिफ्रीजर खराब होंगे। कोई एक ऐसा मॉडल बन जाता है जिस मॉडल में ज़्यादा खराबियाँ आती हैं। वो मॉडल ऐसा निकल जाएगा कि किसी किसी के पास जाएगा तो वो 1-2 महीने में ही एकदम खराब हो जाएगा, और फिर उसकी रिपेयरिंग भी कराओ तो बार-बार खराब होगा, बार-बार, क्योंकि उसमें कोई ऐसी छोटी-मोटी कमियाँ रहती हैं जो हो सकता है कंप्रेसर के साथ कैपेसिटी सेट ना करे या कॉइल सेट ना करे। तो किसी किसी मॉडल में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उस मॉडल में बहुत दिक्कत आती है। तो कभी भी आपको जो भी डिफ्रीजर लेना हो, अगर वो डिफ्रीजर किसी के पास है, तो उसके पास जाके पता कीजिए कि हाँ, वो डिफ्रीजर कितने सालों से चला रहा है, उसके डिफ्रीजर में कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है? बाकी कंपनी कोई खराब नहीं होती है। पर्सनली मैं हायर का सबको सजेस्ट करता हूँ कि हायर का डिफ्रीजर ले सकते हैं, जो कि बहुत इंस्टेंट कूलिंग करता है, बहुत अच्छा टेम्परेचर बनाता है, बहुत जल्दी बनाता है, और होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है उसकी हायर की। तो मैं पर्सनली हायर के, मेरे पास 2 डिफ्रीजर हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली हायर का डिफ्रीजर सजेस्ट करता हूँ। बाकी आपको जिस भी कंपनी का डिफ्रीजर अच्छा लगे आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मॉडल देख लीजिएगा, जो भी मॉडल आप लेने जा रहे हैं, उस मॉडल को 1-2 बार देख लीजिएगा किसी के पास, कि उस मॉडल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी आप लीजिए, वोल्टास का भी बहुत अच्छा होता है, रॉकवेल का भी डिफ्रीजर हमारे पास हर कंपनी के लगभग डिफ्रीजर हैं। तो हमने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे डिफ्रीजर, कोई सब वर्क करते हैं, कोई-कोई मॉडल में दिक्कत आती है। दूसरा हमारा पॉइंट है, कितने लीटर का लेना चाहिए हमें डिफ्रीजर, क्योंकि डिफ्रीजर तो बहुत आते हैं, कोई 250 लीटर, 200 लीटर, 150, 100 लीटर का भी आता है। और बड़े में तो आप जाएंगे 1000 लीटर, 1500, 2000 लीटर तक आपको डिफ्रीजर मिल जाएंगे। मगर कितने लीटर का हमें लेना चाहिए? देखिए, फैक्ट्री वालों की अगर मैं बात करूँ, जिसकी आइसक्रीम फैक्ट्री है, आप कभी भी 500, 550 लीटर से बड़ा डिफ्रीजर ना लीजिए। जो 1000, 1200, 1500 लीटर के डिफ्रीजर होते हैं, आप वो ना लीजिए। मैं क्यों ना लीजिए कह रहा हूँ, क्यों मना कर रहा हूँ आपको? क्योंकि देखिए, अगर आपने मान लीजिए 1000 लीटर का डिफ्रीजर ले रखा है, तो बाई चांस अगर उसमें कुछ खराबी आ गई, तो आपने जितना ज़्यादा माल उसमें स्टॉक किया है, वो सारा माल आपको उठा के किसी दूसरे डिफ्रीजर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक डिफ्रीजर का माल, आपको अगर ज़्यादा माल होगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी आपको।
2 डिफ्रीजर में आपको हो सकता है कि उस माल को रखना पड़े, अगर आपके पास छोटे-छोटे डिफ्रीजर है। और उसी में अगर आपके पास 500-500 लीटर के 2 डिफ्रीजर रहेंगे, उसमें से अगर एक खराब भी हो जाता है तो एक तो सही रहेगा ना। और कोई भी बड़ा डिफ्रीजर अगर आपका खराब होता है तो उसके साथ ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपका जितना उसमें माल स्टोर होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1000 लीटर का डिफ्रीजर है और आपने उसमें ज़्यादा माल स्टोर किया है, तो ज़्यादा माल आपका खराब होने के चांस भी रहते हैं। बाकी बड़े डिफ्रीजर में कभी भी आप लीजिए तो ग्लाइकोल लीजिए, नॉर्मल डिफ्रीजर मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बड़े डिफ्रीजर में अगर कंप्रेसर छोटा लगा है तो वो टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है और टेम्परेचर बहुत लेट से भी वो बनाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप पे कि छोटे डिफ्रीजर लीजिए, 550 लीटर। अब छोटे मतलब 350 लीटर नहीं, 550 लीटर, 500 लीटर, 600 तक लीटर तक आप डिफ्रीजर लीजिए। 1000-1200 लीटर मैं कहूँगा आप अवॉइड कीजिए, आप ना लीजिए अगर आपकी छोटी फैक्ट्री है तो। बाकी बड़े लेवल पे आपका काम है तो आप कितना भी बड़ा डिफ्रीजर ले सकते हैं। बाकी कोल्ड रूम तो है ही है उसमें। अगला जो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं प्राइस क्या होगा? हम कोई डिफ्रीजर लेने जाएंगे तो उसका प्राइस क्या होगा? देखिए, जनरली डिफ्रीजर अगर आप 550 लीटर का लेने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि 30-35 हज़ार से डिफ्रीजर की आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी 550 लीटर की, अगर आप नॉर्मल लेने जा रहे हैं। ग्लाइकोल की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर जानना है कि नॉर्मल डिफ्रीजर और ग्लाइकोल डिफ्रीजर में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें क्या कमी या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि आप देख लेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो प्राइस क्या होना चाहिए? तो लगभग देखिए, मैंने बताया 30,000 से 35,000 के बीच में स्टार्टिंग होगी आपकी। बाकी हो सकता है किसी किसी कंपनी का 32-35 हज़ार में छोटा ही डिफ्रीजर आता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट सेट होते हैं। बाकी वोल्टास की मैं बात करूँ तो आपको 30-35 हज़ार से मिल जाएगा 550 लीटर का डिफ्रीजर। तो बाकी जितने बड़े आप साइज में आप जाएंगे, आपको उतना पे करना पड़ेगा। ग्लाइकोल लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा महंगा, नॉर्मल डिफ्रीजर थोड़े सस्ते होते हैं। अगला जो पॉइंट होता है, रिपेयरिंग कॉस्ट। कई बार हम रेफ्रिजरेटर तो ले लेते हैं, मगर हमको रिपेयरिंग की कोई जानकारी नहीं होती है। जिससे होता क्या है कि जब भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है और हम जब मैकेनिक को बुलाते हैं, तो वो इधर उधर का कुछ भी करके हमसे कॉस्ट बहुत ज़्यादा ले लेता है। मान के चलिए कि उसने अगर गैस डाला, तो एक डिप फ्रीजर में जनरली 250 से 300 ग्राम गैस पड़ती है। इतनी भी नहीं पड़ती है, कम ही पड़ती है। तो 150 ग्राम ही पड़ती है लगभग। 100-150 ग्राम डिप फ्रीजर में गैस पड़ती है। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा डिप फ्रीजर है। तो मान लीजिए उसने गैस डाली, एक गैस का सिलेंडर मान के चलिए 400 ग्राम का सिलेंडर जो होता है, आधा किलो का जो सिलेंडर होता है, तो वो लगभग 350 के आसपास, 300-350 के आसपास आता है। तो अगर उसने 150 ग्राम गैस डाली है, तो वो कम से कम भी आपसे 1500 से 2000 रुपये चार्ज करेगा। क्योंकि आपको तो कोई नॉलेज है नहीं कि हमारा, वो तो कहेगा कि मैंने गैस डाली है, इतना ये खर्चा होगा, उतना वो खर्चा होगा करके आपसे ले लेगा। भले उसके मुश्किल से 50-100 रुपये ही लगे हों गैस डालने में, 50-100 रुपये गैस डालने में और थोड़ी बहुत लेबर, मगर वो आपसे चार्ज करेगा 1500 से 2000। एकदम फिक्स है कि गैस डालने के बाद से चार्ज करेगा। तो अगर आपको छोटी-मोटी जानकारी डिफ्रीजर बनाने की रहेगी, जैसे आपके पास अगर एक गेज है, प्रेशर गेज है, जिससे आप प्रेशर चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्रेसर में, हमारे डिफ्रीजर में जो कॉइल है उसमें कितना प्रेशर है। प्रेशर कम रहेगा, कितने से कम रहेगा तो गैस आपकी कम है, कितना होना चाहिए, सब आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी। आपका एक अच्छा खासा कॉस्ट बच सकता है, जो आपका, अगर आप कंपनी चला रहे हैं। बाकी दुकान वालों के लिए तो बहुत कम दिक्कत आती है, कभी कभी आएगी। एक डिफ्रीजर होता है तो वो रिपेयरिंग करवा सकते हैं, उनके लिए उतना जरूरी नहीं है, मगर फैक्ट्री वालों के लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट्री वाले तो 4-5 डिफ्रीजर रखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी रखते हैं। तो उनकी अगर दिक्कत आती है तो उनको जानकारी रहेगी तो ठीक रहेगा, वरना वो बहुत अच्छा अमाउंट आपका लग सकता है उसमें, आपका खर्चा अच्छा हो सकता है उसमें। तो छोटी मोटी जानकारी कम से कम आप रखिए कि हमारा जो फ्रिज है वो कितने एम्पियर लोड ले रहा है। उतने से कम होता है, इसका मतलब गैस कम है, गैस में चोकिंग हो रही है, छोटी मोटी दिक्कतें। ये सब चीज़ों की जानकारी आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे रेफ्रिजरेटर में गैस डालनी है, क्या क्या मशीन आपको लगेंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा और आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगला पॉइंट होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम रेफ्रिजरेटर कहाँ से लें। तो वैसे तो जनरल क्वेश्चन है, जनरल, इसका आंसर भी जनरल ही है कि हम कहीं से भी डिफ्रीजर ले सकते हैं भाई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जो वॉशिंग मशीन वगैरह, टीवी वगैरह बेचते हैं, वो डिफ्रीजर भी जनरली रखते ही हैं। मगर आपको कहाँ से लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन चेक कीजिए। आपको जो भी डिफ्रीजर लेना है उसको हर वेबसाइट पे ऑनलाइन चेक कीजिए कि उसका प्राइस कितना है। उसके बाद आपकी जो नियरेस्ट बड़ी सिटी है उसमें जाइए। वहाँ पे जितने भी, अगर बड़े बड़े स्टोर्स हैं कोई, जैसे आदित्य विजन हो गया,
और भी बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर होते हैं वहाँ पे जाके पता कीजिए कि जो भी आपको डिफ्यूज़र लेना है उसका क्या प्राइस है। अगर ऑनलाइन से कम है आपका, वहाँ पे मिल जा रहा है आपको, सर्विस मिल जा रही है, तो आप वहाँ से लीजिए। अगर नहीं ऑनलाइन मिल जा रहा है आपको अच्छे रेट में, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमने भी एक बार वोल्टास का डिफ्रीजर ऑनलाइन मंगाया था, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, आज भी अच्छा खासा चल रहा है। हमने मंगाया था ग्लास टॉप वाला, ऊपर ग्लास जो होता है, उसको मंगाया था, आज भी हम उसे चला रहे हैं और बहुत अच्छा वो वर्क कर रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और बाकी ऑफलाइन आप किसी भी शॉप पे जाइए, अच्छी बड़ी शॉप पे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने डिफ्रीजर से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दी कि आपको, अब मैं दुकान वालों को जानकारी दे देता हूँ, ठीक है? कि अगर आप दुकान पे डिफ्रीजर रखते हैं तो आपको कौन सा डिफ्रीजर रखना चाहिए। तो देखिए दुकान में भी दो तरह के डिफ्रीजर आप रखते हैं, या तो आपको उसमें आइसक्रीम रखनी होती है या आपको उसमें कोल्ड ड्रिंक, मिल्क या फिर दही, पनीर, ये सब चीज़ें रखनी होती है। तो दो तरह के आप डिफ्रीजर रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपको आइसक्रीम वाले डिफ्रीजर में कोई भी लिक्विड मटेरियल नहीं रखना है। भले ही आप उसे कितना भी चला सकते हो, मगर आपको आइसक्रीम वाले फ्रिज में कभी भी कोल्ड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल नहीं करना है। या तो वो उसे जमा देगा, लिक्विड वाला मटेरियल होता है, या फिर आपकी आइसक्रीम गल जाएगी। क्योंकि जब भी आप आइसक्रीम वाले डिफ्रीजर में जो भी लिक्विड मटेरियल रखेंगे, वो कोशिश करेगा उस लिक्विड मटेरियल को आइसक्रीम के टेम्परेचर पे लाने के लिए, और उसके लिए वो जो आइसक्रीम का टेम्परेचर होगा उसको भी खींच लेगा और आइसक्रीम को गला देगा। तो आपको लिक्विड कोई भी मटेरियल हो उसके लिए और आइसक्रीम के लिए अलग अलग डिफ्रीजर रखना पड़ेगा। अगर आप आइसक्रीम के लिए डिफ्रीजर देख रहे हैं दुकान के लिए, तो आपको ग्लाइकोल डिफ्रीजर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोल डिफ्यूज़र जो होता है, अगर आप उसे 8 घंटा 10 घंटा चला रहे हैं, तो वो आपको 12-15 घंटे का बैकअप भी देगा अच्छा खासा। अगर 12-15 घंटे आपकी बिजली नहीं भी आती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी आइसक्रीम को गलने नहीं देगा। वहीं सादे डिफ्यूज़र जो होते हैं, अगर उसकी दीवार पे मोटी बर्फ़ है, इतनी मोटी लगभग बर्फ़ है, लगभग आधे इंची 1 इंची की बर्फ़ है, तो लगभग आपके मटेरियल को 4 घंटा 5 घंटा तक रोक सकता है। अगर बर्फ़ नहीं है, एकदम प्लेन दीवार है, तो मुश्किल से मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे में आपकी आइसक्रीम गलनी चालू हो जाएगी। तो आपको कभी भी दुकान के लिए ग्लाइकोल डिफ्रीजर लेना है, जिससे पावर कट के इश्यू में, देखिए कितनी भी बड़ी सिटी हो, पावर कट का इश्यू कभी ना कभी तो होता ही है। अगर आंधी आ गई, पोल गिर गया, तार टूट गया, तो ऐसी कोई भी दिक्कत आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो उस सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है, तो आप ग्लाइकोल डिफ्रीजर लीजिए। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखने के लिए तो आप सादा डिफ्रीजर लीजिए, जिसका टेम्परेचर प्लस में रहता हो, माइनस में ना जाता हो। बहुत से दुकानदार ये गलती करते हैं कि वो ये सब कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए माइनस वाला डिफ्रीजर ले लेते हैं, जिससे अगर वो ज़्यादा चलाते हैं तो आपकी कोल्ड ड्रिंक जम भी सकती है। तो आपको कभी ऐसी गलती नहीं करनी है, आप प्लस वाला डिफ्रीजर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें आपका काम चल जाएगा और वो थोड़ा सस्ते भी आते हैं। तो ये मैंने आपको टोटल जानकारी दी डिफ्यूज़र के बारे में। अगर कुछ सवाल वाल छूट गए हों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा। बाकी इसका अगला वीडियो होगा डिफ्रीजर की सफाई पे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिफ्रीजर रख रहे हैं तो उसकी सफाई आपको कैसे करनी है, अंदर से भी बाहर से भी, कंप्रेसर कॉइल की सफाई आपको कैसे करनी है, कैसे कैसे उसको मेंटेन करना है, उसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। और इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।